जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे आपके क्लास 10 के हिस्ट्री का जो हम लोग वीडियो ले रहे थे। आपको पता होगा भारत में राष्ट्रवाद यानी कि जो आपका चैप्टर 2 है उस चैप्टर 2 के हम लोग पूरे के पूरे डिस्कशन पे बात कर रहे थे, यानी कि जो भी नोट्स है उसी के हम लोग डिस्कशन पे बात कर रहे थे। तो जो पिछला वीडियो लिया गया था उसमें हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन के बारे में देखा था और ये भी सारी चीज़ें देखी थी कि इसका क्या कारण है, इसको किसने स्थापना किया, इसके संस्थापक के क्या नाम है और आखिर अगर ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया या खिलाफत आंदोलन शुरू की गई तो इसका क्या मोटिव था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। तो आपने ये भी देखा था कि गांधी जी का एक मानना था, एक मेंटालिटी था कि भाई अगर हम लोग असहयोग आंदोलन को और खिलाफत आंदोलन को जोड़ लेंगे तो एक जिस तरह से अभी तक जितने भी सत्याग्रह चलते आ रहे हैं, चाहे आप बिहार का सत्याग्रह का बात करो, गुजरात का बात करो, अहमदाबाद का बात करो या आप रॉलेट एक्ट की बात करो या रॉलेट एक्ट का परिणाम के थ्रू से अगर आप बात करोगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर उसके लिए जो सत्याग्रह हुआ, तो तमाम सारे सत्याग्रहों को देखने के बाद गांधी जी को लगा कि जितनी भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया और उनमें जितने भी लोगों ने भाग लिया तो उतने लोगों से हम लोग स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर हमें स्वराज की स्थापना करनी है तो इससे कहीं ज़्यादा हमें जनाधार वाला यानी कि लोगों के भीड़ वाली क्या चाहिए, हमें सत्याग्रह चाहिए। और इसी के लिए गांधी जी का मानना था कि अगर मुसलमान और हिंदू एक हो जाए तो इतना बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। और इसी के लिए गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने का बात रखा और अंततः आप जानते हो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन जो था कांग्रेस का, उसमें क्या हुआ था कि खिलाफत समिति और साथ साथ में जो स्वराज समिति है दोनों ने मिलकर क्या किया, एक नया आंदोलन छेड़ने की मांग करी और वो आंदोलन क्या था, आपका असहयोग आंदोलन। तो आपके बुक में एक टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है, असहयोग क्यों। इस वाले टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपके मन में सवाल आता होगा कि सर असहयोग, सब असहयोग का तो मतलब हमें समझ में आ रहा है, असहयोग तो देखिए सहयोग का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो असहयोग का मतलब क्या होगा कि मदद नहीं करना। तो अब बोर्ड एग्जामिनर आपका एक सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी के द्वारा पहली बार असहयोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, क्वेश्चन पूछ देता है माय डियर फ्रेंड। तो अगर मैं बात करूं गांधी जी के द्वारा असहयोग शब्द का, तो गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का क्या नाम था, हिंद स्वराज। क्या नाम था, हिंद स्वराज। तो गांधी जी का जो अपना जो प्रसिद्ध पुस्तक था हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने पहली बार क्या किया था, असहयोग शब्द का प्रयोग किया था। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने तो बोला कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक में क्या था, तो आप हमें यह बता दें कि आखिर हिंद स्वराज नामक पुस्तक था क्या, इसमें क्या विचार था और गांधी जी ने ये जो पुस्तक है वो कब लिखा था, ऐसे आपके माइंड में सवाल आता होगा। तो हम लोग इन सारे सवालों का जवाब जो है आगे देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बुक का प्रकाशन कब किया गया, यानी कि बुक को कब छापा गया। तो बुक को 1909 ईस्वी में छापा गया। कब का घटना है, 1909 ईस्वी में छापा गया। और ये एग्जाम में आपका सीधा क्वेश्चन पूछता है माय डियर फ्रेंड कि बताइए हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना कब की गई, तो आप क्या बोलोगे 1909 में। किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता होगा लेखक का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको नाम है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताइए महात्मा गांधी का पूरा नाम आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में छापना है। अब बात करेंगे विचार के बारे में। मैंने विचार इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखने का क्या मोटिव था, या हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने किन विचारों पर टिप्पणी करा है। तो मैं बात करूंगा विचारों पे। तो इसमें गांधी जी ने क्या कहा कि जिस तरह से आज अगर ब्रिटिश सरकार एस्टेब्लिश है और ब्रिटिश सरकार जो शासन कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का समर्थन है, और अगर भारतीय लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो जिस तरह उसको खड़ा होने में लाखों वर्ष का समय लगा, मैंने लाखों वर्ष का नहीं बोल सकते, मैंने सालों का समय लगा, तो उसी तरह उसको गिरने में सालों का सालों का समय नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ही सालों के अंतर्गत क्या होगा कि यह ढह जाएगा। तो गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है।
अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन जो है ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह के विचार के बारे में गांधी जी ने क्या किया था, अपनी पुस्तक में लिखा था। मैं फिर से बता दूं गांधी जी का क्या मानना था, कि उनका मानना था कि अगर लगभग 16 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया और तब से लेकर अभी तक, कब का घटना, 1947 में भारत आज़ाद होता है, तो उससे पहले तक की घटना मान लो। तो अगर इतना दिन तक अगर अंग्रेज हम पे शासन किया तो इसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि हमारा सपोर्ट है ना। भारत में ब्रिटिश शासन जब आया तो उस समय हम लोगों ने क्या किया, उसको स्थापित होने के लिए सहयोग किया। वो चल रहा है क्योंकि हम उनके बातों को मान रहे हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो साल भर के भीतर क्या होगा कि यह ढह जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, स्वराज जो है हमें मिल जाएगा। तो ये तो सब बात था भाई। तो अगर पूछेगा बताइए हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, महात्मा गांधी कब लिखा, 1909 में, और उसके विचार के बारे में आपको क्या करना है, लिख लेनी है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आप ये तो असहयोग कर रहे हो, तो आखिर असहयोग का जो विचार है वो आंदोलन कैसे बन सकता है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर असहयोग जो है वो किस तरह से एक आंदोलन बन सकता है, इसके बारे में बताएं। तो देखिए गांधी जी ने पूरा का पूरा जो असहयोग आंदोलन है उसके बारे में पूरा का पूरा हर एक चीज सोचा और उनको लग रहा था कि अगर हम लोग जो आंदोलन चलाने चाह रहे हैं, आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन, तो अगर उसको हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से, यानी कि कर्मानुसार, जैसे एक के बाद ये घटना करेंगे, फिर ये घटना करेंगे, फिर ये घटना करेंगे, तो गांधी जी का सुझाव था यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने चाहिए, जिससे क्या होगा कि यह आंदोलन एक तरह से क्या होगा, एक आंदोलन का रूप ले लेगा। यानी कि जो विचार है वो क्या करेगा, एक आंदोलन का रूप लेगा। तो अब सवाल होगा कि सर आपने बोला कि चरणबद्ध तरीके से, यानी कि पहले ये घटना काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो सबसे पहले क्या काम किया जाए। तो गांधी जी का मानना था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सरकार की उपाधियां हैं, है ना, जो भी सरकार की दी गई पदवियां हैं, जैसे उपाधियां, जैसे आपको पता होगा महात्मा गांधी जी को कुछ कहा जाता था, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के आगे सर लगाया जाता था। तो ऐसे तमाम सारे चीजें जो उपाधियां दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन सारे उपाधियों को क्या करो, लौटा दो सबसे पहली बात। क्योंकि आप हमें अपना समर्थक मानते हो, अगर हम लोग समर्थक ही नहीं मानेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि पदवियों को लौटा दो, पहला। उन्होंने दूसरा क्या बोला कि जो भी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, या जो भी लोग सेना में है, जो भी लोग पुलिस में है, या जो भी लोग अदालतों में उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो भी लोग उनके विधायी परिषद में है और कानून बना रहे हैं और नए नए योजनाओं को तैयार कर रहे हैं, या जो भी बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अथवा जो भी उनके द्वारा विदेशी वस्तु लाया जा रहा है, इन सबका अगर बहिष्कार कर दे हम लोग, तो फिर क्या कर सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन तैयार कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहला बात कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी पदवियां हैं उनको लौटा देंगे, यानी कि उनके द्वारा जो भी पदवियां दी गई हमें उनको लौटा देंगे सबसे पहला। दूसरा क्या करेंगे कि सरकारी नौकरियां अगर कोई कर रहा है तो छोड़ देगा भाई। अब मान लो कि कोई व्यक्ति अगर उन लोग के शासनकाल में मान लो कि भाई रेल चला रहा है, अगर वो सरकारी नौकरी छोड़ देगा तो रेल तो कौन चलाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे उनकी आर्थिक स्थिति की दिक्कत होगी। जो लोग सेना में है वो सेना का काम छोड़ देंगे तो उनको बाहरी रूप से खतरा पैदा होगा। जो लोग पुलिस में है वो काम छोड़ देंगे तो आंतरिक रूप से खतरा महसूस होगा। जो लोग अदालतों में उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ाई लड़ना बंद कर दिए तो उनके लिए कानूनी ढंग से प्रॉब्लम आना शुरू होगा। जो विधायी परिषद में उनके द्वारा बनाए गए कानून को भारत में लागू कर रहे हैं, अगर वहां पे लोग अपना काम छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। उसी तरह जो भी लोग स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, अगर वो लोग छोड़ दे, साथ ही साथ जो लोग पढ़ा रहे हैं वो लोग छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं एक तरह का बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनकी आर्थिक स्थिति में कमी आएगी। लेकिन एक सवाल आप लोगों का, यहाँ पे स्कूलों का बहिष्कार करने के लिए क्यों कहा गया, आप ये बताओ। सबसे बड़ा सवाल, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है आज के समय में, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की दी गई व्यवस्था है। और आपको पता होगा लॉर्ड मैकेले नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने ये पूरी की पूरी व्यवस्था दी थी।
तो अगर मान लो कि देखो कहा गया कि किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसके संस्कृति को गुलाम बनाना चाहिए। ये आपको पता होगा कि अगर किसी को गुलाम बनाना है तो पहले उसकी संस्कृति को गुलाम बनाओ, उसकी संस्कृति में आप अपने संस्कृति को डाल दो, वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, गुलाम बन जाएगा। तो ये इसीलिए स्कूली शिक्षा को भी रोकने का बात कहा। तो अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा कि सर बहिष्कार क्या है, तो बहिष्कार के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे और बहिष्कार से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब आगे तो सबसे पहले पदवियां लौटा दी गई, सरकारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया, और तीसरा क्या था कि अगर आप अब देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह किए तो लोगों को लगा कि जिस तरह से सत्याग्रह हो रहा है अगर इसे रोका नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि हम पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा। और इसी के कारण दमनकारी नीति शुरू हो गया क्षेत्र में, और वही दमनकारी नीति के लिए क्या किया गया, जनरल डायर को मैं बोलूँगा कि कमांडर इन चीफ बना दिया गया, और जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो उसी तरह अगर एक मन में सवाल था कि अगर मान लो कि सरकार क्या करे कि दमन का रास्ता अपनाती है तब सत्याग्रही क्या करेंगे, तो उस समय गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक नया आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, जो कि हम लोग पीछे जो टॉपिक जो है ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग उस पर देखेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले इसको आंदोलन बनाने के लिए क्या किया गया, चरणबद्ध तरीके से इसको काम किया गया। सबसे पहले पदवियां लौटाई गई, जो भी सरकारी चीज़ें उनका बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और अगर सरकार दमन नीति अपनाती है तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। अब बात रहा कि आखिर ये जो आंदोलन है इस आंदोलन में चाहिए क्या। अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि भीड़ चाहिए होता है, यानी कि लोगों का समर्थक चाहिए होता है। तो अब अगर सवाल आएगा कि असहयोग आंदोलन के लिए जनमत जुटाने का काम कब शुरू किया गया, तो ये घटना है 1920 का, और ये घटना कब का है, गर्मियों की बात है। तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने क्या किया था कि आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर की क्या किया था, यात्रा किया था। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि गांधी जी और किनके द्वारा असहयोग आंदोलन के लिए जनमत जुटाने के लिए पूरे देश का यात्रा किया गया, तो आप क्या बोलोगे, शौकत अली। अब हम लोग बात करेंगे आगे, जो कि मैंने पहले बोला बहिष्कार के बारे में। तो आखिर बहिष्कार क्या है, तो गौर करना माय डियर फ्रेंड, बहिष्कार क्या है, एक प्रकार का विरोध है। क्या है, एक प्रकार का विरोध का स्वरूप है। तो अब सर विरोध तो सब है सर, आपका सवाल होगा कि आखिर विरोध अगर सब है तो इसमें क्या चीजें होती है कि इसको हम लोग एक आंदोलन बोलेंगे या कि विरोध बोलेंगे। तो देखो ये जो बहिष्कार होता है एक प्रकार का विरोध है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से क्या करना होता है, पहला इनकार करना होता है। मैंने क्या बोला कि किसी के साथ जुड़ने और उससे संपर्क रखने से इनकार करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बहिष्कार। दूसरा क्या होगा कि गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से क्या करना, इनकार करना। ऐसा नहीं कि हम आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर समर्थन, जैसे अभी आप देखोगे तो हम लोग एक चलता है कि भाई चाइनीज सामानों को बंद किया जाए, तो पता होगा कि चाइना के साथ सरकार तो व्यापार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि भाई अब बात सही है कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे कीमतें बढ़ेगी, लेकिन सरकार ये बोलती है कि आप उनका उपयोग ना करो। तो अगर मान लो कि अगर कोई बच्चा अगर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि चलो हम लोग खेलने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, हम लोग खेलने जाएंगे, लेकिन आप जाते नहीं, आप पढ़ने लगते हो, उसकी बात को सुनते नहीं, तो कितना देर वो आपको बोलेगा, फिर ऑटोमेटिकली उसको जाना पड़ेगा। तो उसी तरह गांधी जी का मानना था कि अगर हम लोग उनसे अंग्रेजों से संपर्क तोड़ ले और उनसे हम लोग जुड़े ही ना, साथ ही साथ जो भी उनकी गतिविधि है उन पे हिस्सा ले ही ना, और जो भी उनकी वस्तुओं का ट्रेडिंग होता है उसको खरीदे ना और उनका इस्तेमाल करें ना, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह वो बच्चा आपको खेलने के लिए आने के लिए बोलेगा, आप उसका बात सुनोगे नहीं और वो अंततः क्या होगा, चल जाएगा, घर लौट जाएगा। तो जब हम उनका बात मानेंगे नहीं, उनके साथ दोस्ती रखेंगे नहीं, उनकी गतिविधियों पे भाग लेंगे नहीं और ना ही उनके चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही खरीद बिक्री करेंगे, तो कितना देर तक वो रुकेगा, वो रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। तो अब सवाल रहा कि एक बात तो हम लोगों ने देखा, अब कभी कभी असहयोग आंदोलन की स्वीकृति के बारे में क्वेश्चन आता है कि गांधी असहयोग आंदोलन की स्वीकृति कैसे हुई, क्या स्वीकृति में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम था दोस्तों, क्योंकि देखो कोई भी अगर आंदोलन होता है तो उसके लिए कुछ लोग समर्थक होते हैं, कुछ लोग विरोधी होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नवंबर 1920 में, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 1920 की विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार के लिए हिचकिचाहट क्यों।
तो देखो क्या मैंने क्या बोला कि चूंकि हम लोगों ने देखा था कि जो असहयोग आंदोलन है उसमें एक क्या कहा कि जो भी विधायी पारिषद है, गौर कीजिएगा, जो भी विधायी पारिषद है उनको भी क्या करना पड़ेगा, बहिष्कार करना होगा। तो अब विधायी पारिषद माने क्या होगा, आपको पता होगा कि ऐसे लोग जो सरकार के साथ, देखो विधायी पारिषद के बारे में वहाँ का मैटर समझा रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, देश चलाने का काम करता है, उसी प्रकार भारत के कुछ ऐसे नेता थे जो लोग ब्रिटेन के सरकार के साथ चुनाव लड़ते थे और चुनाव लड़ने के बाद क्या करते थे कि भारत में किसी किसी क्षेत्र में अपने नेताओं के द्वारा वहाँ पे शासन किया करते थे। जैसे समझो कि अगर मान लिया जाए, जैसे अभी आपको पता होगा कि हम लोग वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद सरकार बनाया जाता है, जो जीतेगा वो सरकार बनाता है। तो उसी प्रकार अगर मान लो कि कुछ राज्य होते हैं, तो अगर राज्यों को टुकड़ा कर दिया जाए तो उसमें ऐसे तमाम राज्य थे जहाँ पे अभी भी राजाओं का शासन था, कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे राजाओं को जीतकर अंग्रेजों ने अपना अधिकारी बैठा दिया था, और कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया था, बल्कि उस क्षेत्रों से नेताओं को उठाया गया था। तो जिन क्षेत्रों से उन नेताओं को उठाया गया था उन्हें किस पे शामिल किया गया था, उन्हें विधायी पारिषद में शामिल किया गया था। यानी कि ऐसा पारिषद जिसके द्वारा सरकार के किए गए कामों की मंजूरी अथवा ना मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा जाता है और लोग उस पर मिलकर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई बिल पास होगा, कोई विधेयक पास होगा, तो वो बिल और विधेयक कहाँ पे पास होता था, आपको पता होगा सांसद में पास होता है। तो एक प्रकार का वो सांसद था जिसमें भारत के कई नेताओं जो थे उसमें शामिल थे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नवंबर 1920 की विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार के लिए लोग जो है क्यों हिचकिचा रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से एक सवाल ये भी बन सकता है कि बताइए कि नवंबर की विधायी परिषद का चुनाव कब हुआ, तो आप क्या बोलेंगे 1920 में। अब बात करेंगे क्या हो रहा था, तो सबसे पहले समझेगा कि लोगों का मानना था कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव पर भयभीत थे कि यदि नवंबर 1920 की विधायी परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया तो यह आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लेगा। सबसे बड़ा इनका मेजोरिटी था कि जो आंदोलन वो क्या करेगा कि हिंसक रूप ले लेगा। तो अब आपका सवाल होगा कि सर आखिर सीधा थोड़े ना यार अहिंसक रूप ले लेगा, कुछ तो मेजर कारण होगा। तो ये कारण क्या था, सबसे पहले विधायी परिषद में भारतीयों के ना होने से बनने वाले कानून पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा और ना ही उन्हें रोका जा सकेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो उग्र रूप ले लेगा और जाहिर सी बात है कि जब सरकार दमनकारी रास्ता अपनाएगी तो जनता चुप नहीं बैठेगी और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो क्या करेगा, एक हिंसक रूप ले लेगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कि जहाँ पे कानून बनाया जा रहा है, अगर वहाँ पे आपका कोई विश्वासनीय पात्र व्यक्ति है, तो अगर आपके विरोध में कोई कानून बना रहा है जिसमें आपका क्षति होगा, तो वो क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, बीच में घुसेगा और घुसकर क्या करेगा, थोड़ा आप पे दमन कम हो इसके लिए वो काम करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे वो व्यक्ति है ही नहीं तो ऐसा कानून भी बन सकता है जिससे आपका ज़्यादा मात्रा में क्या शोषण हो। तो यही कारण था जिसके कारण कुछ लोग जो है इस विधायी चुनाव को बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आप आंदोलन करोगे तो आप आंदोलन को रोक नहीं सकते हो। तो आखिर आंदोलन को स्वीकृति कब मिली, इस पर हम लोग बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कब मिली। तो हुआ क्या था कि कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। सबसे पहली बात, अब भाई आप बच्चे बोलेंगे सर बिना विरोधियों का तो भी आंदोलन हो सकता था। तो गांधी जी का क्या मानना था भाई कि हम लोग बहुत बड़ा जनाधार लगाएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, तो नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हुआ था। लेकिन आखिरकार गांधी जी तो सबको बात मनवा लेते हैं, आपको पता होगा। तो आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, यह अधिवेशन याद कीजिएगा 1920 का घटना है, कहाँ का है, नागपुर अधिवेशन। हम लोगों ने इससे पहले देखा था एगो जिसमें हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। तो आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौते के साथ असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। गौर की जगह कब का घटना है, 1920 में। अभी स्वीकृति लगा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई है। तब आपका सवाल होगा कि सर आंदोलन का शुरुआत कब हुआ। तो गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला था, एक साथ दो आंदोलन शुरू करना था, एक असहयोग आंदोलन और दूसरा क्या था, खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है जनवरी 1921 में क्या किया हुआ था, शुरू हुआ था। कब का बात है, जनवरी 1921 ईस्वी की घटना है। कब का घटना है, जनवरी 1921 की घटना है कि जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अब अगला जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग आंदोलन की अलग अलग धाराओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें असहयोग आंदोलन का शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, बगानी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से लोगों ने उसके बारे में
मान्यता था कि असहयोग का कुछ अलग मतलब है, फिर उसका कुछ अलग मतलब है, कुछ उसका कुछ अलग मतलब है, और फिर सारे जो भी सोच विचार है वो एक जगह एकत्र हुआ और फिर वो किसका रूप लिया, तो स्वराज का रूप लिया। उसके बारे में अगले एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है शुरुआत कब हुआ, 1921 में। स्वीकृति कब मिली, 1920 में। कौन सा अधिवेशन, तो नागपुर अधिवेशन। तो पूरी की पूरी जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम इसको पढ़ना और अच्छे ढंग से रटना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।